Hello everyone, this is your political science class for BA first semester. Today topic is High Court in India, भारत में उच्च न्यायालय. ओके, आज हम हाई कोर्ट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं. राज्य के सबसे बड़े न्यायालय का नाम उच्च न्यायालय होता है. मीन्स जो स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट है वही हमारा हाई कोर्ट कहलाता है. इससे प्रीवियस क्लास में हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा था जो पूरी कंट्री के लिए एक ही होता है ना. और स्टेट वाइज हम देखें तो हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है, लेकिन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी व्यवस्था की गई है कि दो या दो से अधिक स्टेट का वर्क एक हाई कोर्ट कर सकता है. ओके, तो आप देखेंगे कि 28 स्टेट है इंडिया में इस समय, है ना. लेकिन तभी भी जो हाई कोर्ट की संख्या है वो कितनी है, 21 है. ओके, तो राज्य के सबसे बड़े न्यायालय का नाम हाई कोर्ट है और संविधान के अनुसार एक ही उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार दो या दो से अधिक राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हो सकता है. ठीक है. भारत में जो न्यायपालिका है उसका संगठन कैसा है, सिंगल प्राइमेट की तरह है. इट मीन्स सबसे टॉप पर जो कोर्ट है और उससे नीचे कोर्ट है, फिर उससे नीचे कोर्ट है. तो इस तरह जितने भी कोर्ट हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्ट है. ओके, अब देखिए नेम, प्लेस एंड ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया. भारत के उच्च न्यायालय के नाम, स्थान व क्षेत्राधिकार. इस समय भारत में 21 उच्च न्यायालय हैं. हम यूपी में रहते हैं तो यूपी का हाई कोर्ट कहाँ है, इलाहाबाद में. ठीक है. इसी तरह आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट हैदराबाद, महाराष्ट्र मुंबई, पश्चिम बंगाल कलकत्ता, गुजरात अहमदाबाद, जम्मू कश्मीर श्रीनगर तथा जम्मू, केरल और लक्षद्वीप एर्नाकुलम. ठीक है. तो स्टेट वाइज सबके न्यायालय की जो प्लेस है वो डिफरेंट है और जिस समय इनका स्थापना हुई, इन सब की स्थापना भी एक साथ ना होकर डिफरेंट ईयर में हुई है. ठीक है. जिस तरह ज़रूरत महसूस हुई उस तरह इनकी स्टेट में हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है. ओके, नेक्स्ट कंपोजिशन ऑफ हाई कोर्ट. उच्च न्यायालय का संगठन. उच्च न्यायालय किस तरीके से बना, इसमें आपको पता है मेनली एक मुख्य न्यायाधीश होता है चीफ जस्टिस और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं अदर जस्टिस. ठीक है. किसी राज्य की हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या की मतलब कितने मेंबर हो सकते हैं, इसमें कितने जजेस हो सकते हैं, ये कौन डिसाइड करेगा, संसद, पार्लियामेंट. ठीक है. संविधान में ऐसा कोई रूल नहीं है कि हाई कोर्ट में कितने जजेस होंगे. ये वहाँ के वर्कलोड पर डिपेंड करता है ना, और पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर कितने जजेस की ज़रूरत है. अब इसमें फर्स्ट हेडिंग है आपकी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, न्यायाधीशों की नियुक्ति. आर्टिकल 217 अनुच्छेद 217 के अनुसार इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति. लेकिन किसकी सलाह से करेगा. ठीक है. हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की, जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का, उसकी मुख्य न्यायाधीश की सलाह से, और सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से, और उसके साथ ही जो गवर्नर है उस स्टेट का उसकी सलाह से वो अन्य न्यायाधीशों की अपॉइंटमेंट करेगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, न्यायाधीशों की योग्यताएं. अब अगर आप हाई कोर्ट का कोई न्यायाधीश बनना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, है ना. फर्स्ट वन इज वह इंडियन होना चाहिए, वह भारत का नागरिक हो. सेकंड, भारत के राज्य क्षेत्र की सीमा में 10 ईयर्स का उसको न्यायिक एक्सपीरियंस होना चाहिए. ठीक है. 10 ईयर्स तक कम से कम वो न्यायिक पद पर रह चुका हो, या फिर उच्च न्यायालय या लगातार कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट रह चुका हो. अगर इन दोनों में से एक भी एक्सपीरियंस है उसे, ठीक है, तो वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है. नेक्स्ट टेन्योर ऑफ जजेस, न्यायाधीशों की पदावधि. मतलब ये कितनी टाइम पीरियड के लिए अपनी पोस्ट पर रह सकते हैं. ठीक है. तो जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट का पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस 65 ईयर्स के बाद रिटायर होते हैं, है ना. अकॉर्डिंग वो रिटायरमेंट लेते हैं. लेकिन जो उच्च न्यायालय है उनकी रिटायरमेंट की एज है 62 ईयर्स. ओके. 62 साल की आयु तक वो अपने पद पर कार्यरत रहेंगे. नेक्स्ट
रिटायरमेंट ऑफ जजेस, न्यायाधीशों की पद निवृत्ति। किसी न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता का आरोप लगाकर संसद के दोनों सदन अलग अलग उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से और कुल संख्या के बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति को हटाने की प्रार्थना कर सकते हैं। इट मीन्स अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं उनके जजेस, ठीक है, तो संसद के जो दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, अगर उनके 2/3 मेंबर ये कह दें कि हाँ उन्हें हटाना चाहिए तो हटाया जा सकता है, ठीक है। अदरवाइज़ इनको हटाना पॉसिबल नहीं है। बाकी ये खुद से अगर छोड़ना चाहें तो उस पोस्ट को छोड़ सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, स्वेर शपथ। उच्च न्यायालय का जो चीफ जस्टिस होता है और अन्य जस्टिस होते हैं, उन्हें अपना काम संभालने से पहले गवर्नर के सामने क्या लेना होता है, शपथ लेनी पड़ती है, ओके। मतलब स्वेर लेनी होती है कि मैं अपना काम पूरी निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा के साथ करूँगा, है ना, और किसी के साथ कोई भी पक्षपात नहीं करूँगा, है ना। तो जब वो शपथ लेता है उसके बाद ही वो अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ जजेस, न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते। 1998 में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों में उल्लेखनीय परिवर्तन किया गया है, ठीक है। 1998 में चेंजेस किए गए हैं। अब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस है उसकी सैलरी पर मंथ 2.5 लाख है, 2.5 लाख, है ना, और जो अदर जजेस हैं उनकी 2 लाख और 25,000 है, ठीक है। 2.5 लाख और 2,25,000। जो मेन जस्टिस है उसकी 2.5 लाख है और जो अन्य जजेस हैं उनकी 2,25,000 है। और अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होगी, मतलब वित्तीय संकट नहीं आएगा, है ना, तभी इनकी सैलरी को कट किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। और जब ये रिटायर हो जाते हैं तो उनके बाद भी इनकी पेंशन की व्यवस्था की गई है, ओके। इनके जो जजेस हैं उनको सैलरी राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्शन ऑन जजेस, न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। अब इन पे प्रतिबंध क्या है, मीन्स इन पर क्या करने के लिए मनाही है। आर्टिकल 220 में प्रावधान है कि हाई कोर्ट के स्थायी न्यायाधीश सेवानिवृत्ति मीन्स रिटायरमेंट के बाद उन कोर्ट में वकालत नहीं कर सकते जहां उन्होंने न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। मतलब जहां वो जज बने हैं वहां पर वो एज अ लॉयर अपॉइंट नहीं हो सकते, ठीक है। ये उन पर क्या है, रेस्ट्रिक्शन है, मीन्स मनाही है, ओके। नेक्स्ट, पावर एंड ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। इनकी पावर कौन कौन सी होती है, ठीक है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी ज्यूरिडिक्शन, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जो हमने सुप्रीम कोर्ट में भी पढ़ा था, है ना। सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी कम पावर होती है इनके पास। मौलिक अधिकारों की रक्षा का काम इनका होता है ना। सेकंड, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो वसीयत, विवाह विच्छेद, है ना, तलाक वगैरह का जो मैटर होता है तो वो सब इन्हें देखना है। जो चुनाव याचिकाएं आती हैं, पेटिशन, इलेक्शन पेटिशन, वो भी उनके डिसीजन भी इन्हें ही लेने होते हैं। नेक्स्ट, एपेलेट ज्यूरिडिक्शन, अपीलीय क्षेत्राधिकार। सभी उच्च न्यायालयों को दीवानी और फौजदारी के मामले में अपने से नीचे वाले जो कोर्ट हैं उनके निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। अपील क्या होती है, जब हमारे साथ कुछ गलत हुआ है और हमें लगता है कि हमने जिस कोर्ट में हम गए हैं उन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, सही डिसीजन नहीं लिया, तो हम उससे बड़े कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो जो उससे बड़ा कोर्ट है, जैसे हाई कोर्ट से जो नीचे वाले कोर्ट हैं, तो हाई कोर्ट को उन कोर्टों की अपील सुननी होगी, ओके। नेक्स्ट, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा की शक्ति। उच्च न्यायालय किसी केंद्रीय कानून, संवैधानिक संशोधन या राज्य के कानून की संवैधानिकता पर विचार करते हुए उसे अवैध घोषित करता है। इसी को न्यायिक समीक्षा शक्ति कहते हैं। मीन्स जुडिशियल रिव्यू का मीन्स होता है न्याय पर दोबारा विचार करना। अगर उसे लगता है कहीं से कुछ गलत हुआ है ना, कानूनों की अनदेखी हुई है, तो वो उस पर
उसको अवैध घोषित कर सकता है, मीन्स कैंसिल कर सकता है। इसे ही हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। 42वें संशोधन द्वारा हाईकोर्ट की इस शक्ति को केवल राज्य के कानूनों तक ही सीमित कर दिया गया है। मतलब न्यायिक समीक्षा हाईकोर्ट सिर्फ राज्य में ही कर सकता है। ओके। और लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालयों को ये शक्ति लौटा दी गई थी। पहले इसको मना कर दिया गया था और फिर बाद में लौटा दी गई थी। नेक्स्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय भी एक अभिलेख न्यायालय है। इसका अर्थ यह है कि इसके निर्णय और न्यायिक कार्रवाइयाँ सबको क्या किया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा, है ना, और सबका रिकॉर्ड रखा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, राइट्स ऑफ सुपरिंटेंडेंस, अधीक्षण का अधिकार। आर्टिकल 227 के अनुसार उच्च न्यायालय अपने राज्य में जो उससे नीचे के न्यायालय हैं, अधीनस्थ न्यायालय और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण का अधिकार प्राप्त करता है। वह अपने से नीचे वाले न्यायालय से किसी मुकदमे के कागजात मंगवा सकता है। ठीक है। सेकेंडली, न्यायालय की कार्यप्रणाली और कार्यवाहियों को निश्चित करने के लिए नियम बना सकता है। वह किसी विवाद को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेज सकता है। ओके, ये क्या है, उसके राइट्स ऑफ सुपरिंटेंडेंस है। मतलब वो अपने से नीचे वाले जो कोर्ट हैं उन पर निगरानी रखेगा। ओके। नेक्स्ट, इशू ऑर्डर एंड रिट, लेख और आदेश जारी करना। मौलिक अधिकारों की रक्षा एवं दूसरे प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय को लेख तथा आदेश जारी करने का अधिकार है। जैसे कि आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे, तो उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रक्षा तथा उत्प्रेषण लेख। ठीक है, ये 5 प्रकार के लेख थे। तो इन्हें कौन जारी कर सकता है, हाई कोर्ट। ओके। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता। उन्हें क्या क्या स्वतंत्रता प्राप्त है। फर्स्ट वन इज, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, प्रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन वह उन्हें हटा नहीं सकता। अपॉइंट तो कर सकते हैं लेकिन वो उन्हें हटा नहीं सकते। उन्हें एक निश्चित कार्यकाल मिला है और सुरक्षित कार्यकाल मिला है। वो 62 ईयर्स की एज तक अपने पोस्ट पर आराम से बने रह सकते हैं अगर उन पर महाभियोग नहीं लगाया गया तो। ठीक है। और उनकी वेतन को काटा नहीं जा सकता। ठीक है। इसके न्यायाधीश सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय जिनमें वे न्यायाधीश रह चुका है को छोड़कर अन्य किसी न्यायालय या पदाधिकारी के सामने वकालत कर सकता है। जिसमें वो जज है उसमें तो नहीं कर सकता, है ना, वकालत, और बाकी किसी और जजेस में वो लोग वकालत कर सकते हैं। ठीक है। उच्च न्यायालय के संगठन आदि में राज्य सरकारों का हाथ ना के बराबर है, मीन्स कोई इनके काम में इंटरफेयर नहीं करता। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।